साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली पेप्टिक अल्सर के बारे में। और ये पेप्टिक अल्सर अगर देखा जाए तो जितनी भी डिजीज़ हैं उन सभी डिजीज़ों में ये भी एक तरीके से कॉमन डिजीज़ है। और इसको पढ़ना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आज के डेट में देखा जाए लोग बिना बात के एनसेड ले रहे हैं, या कोई भी कुछ भी खाने में ले रहा है, कोई भी स्पाइसी फूड या अल्कोहल जितना इतना ज़्यादा पी लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि पेप्टिक अल्सर होता क्यों है। इसके एटियोलॉजी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर जो एक तरीके से टॉपिक है, ये हम सर्जरी से हमने इसको लिया है और आगे और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पेप्टिक अल्सर टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली इन जनरल सारे जीआईटी ट्रैक्ट में यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर अल्सर हो तो उसको बेसिकली पेप्टिक अल्सर नाम दिया जाता है। अगर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर में ही ड्यूडेनल अल्सर के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इन जनरल बात करेंगे, ठीक है, कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है और उसका जो क्लिनिकल फीचर क्या है उसकी, और उसका जो सिम्टम है क्या आता है पेशेंट में, साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, और इन जो पेप्टिक अल्सर है इन जनरल इसका एटियोलॉजी क्या है। तो अगर हम बात करें कि इसको पढ़ना ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको ऑलरेडी उन पेशेंट में, अगर मान लो जो पेशेंट का कंप्लेन है कि सर मेरे इस क्या नाम है जॉइंट में पेन हो रहा है या वर्टिब्रा में कहीं भी पेन हो रहा है, तो पेशेंट अगर आपको बताएगा, लेकिन आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आपको ये भी पेशेंट से पूछना होता है कि ऐसा तो नहीं कि आपके स्टमक में कहीं पहले से ही अल्सर रहा हो। तो पेशेंट में कोमॉर्बिडिटी जो होती है उसको पूछना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर उसमें क्या है अल्सर दोबारा से ना होने पाए, तो उसको भी हम लोगों को समझना होता है। क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दर्द निवारक गोली किसी भी पेशेंट को खिलाते हैं, है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बेसिकली लाइक एबुप्रोफेन या साइक्लोफेनेक, है ना, या जितनी भी सेलेक्टिव काक्स 2 इन्हिबिटर हैं लाइक एटोरोकोक्सिन, इन सारे मेडिसिन को चलाने से पहले पेशेंट से एक बार हम लोग काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट में सारी जितनी भी बीमारियां उन सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हम पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि चीज़ों को समझें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर इन जनरल बात करें, जो आप पेशेंट अपने आप ऑटो में क्या नाम है उनको अगर पेन हुआ तो ज़रा से ही पेन पे वो जो है मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेडिसिन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमारे ऑर्गन को किस तरह डैमेज करता है एनसेड, या हम लोग बिना बात के जो है एनसेड तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ खाने में मिर्च मसाला का जो है उपयोग करते हैं खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसमें ज़रा सी बात पे हम लोग जो है स्पाइसी उसको बना देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको डिस्कस करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ों को डिटेल्स में उसको समझेंगे। बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर है ये एक तरीके से इन जनरल टर्मिनोलॉजी है पूरी जीआईटी ट्रैक्ट में, यानी जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर अल्सर होता है तो उसको, कहीं पे भी अल्सर अगर हो जाए तो उसको पेप्टिक अल्सर नाम दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट जो साइट है, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट है वो कहाँ है, तो आप बताओगे कि ड्यूडेनल अल्सर। सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट होता है पेप्टिक अल्सर में कौन सा होता है, ड्यूडेनल अल्सर। तो ड्यूडेनल अल्सर सबसे कॉमन साइट है, ये 80% केस में देखा गया है। 20% केस जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है। ये बेसिकली अल्सर होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो एक तरीके से निरंतर एचसीएल का प्रोडक्शन कराता है, यानी हमारे गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल का प्रोडक्शन होता रहता है। तो ये जो पैरेटल सेल है एचसीएल का प्रोडक्शन करा के, है ना, एक तरीके से पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है, यानी डाइजेस्टिव जब एंजाइम जितने भी हैं वो एक तरीके से, है ना। तो एचसीएल का हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट भी है। लेकिन अगर यही एचसीएल ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगे, या हम इसको एक तरीके से बिना बात के एनसेड खाने लगे, तो उसमें क्या होता है कि एचसीएल का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। यानी नॉर्मली अगर नेचुरल देखा जाए तो एचसीएल हमारे लिए तो बेनिफिट है ही है, लेकिन अगर इसका जो एम्पेयरमेंट है, यानी पैरेटल सेल जो है बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो रहा हो किसी वजह से, या हम बिना बात के एनसेड खा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो वो जो एचसीएल एक्स्ट्रा एचसीएल है एक तरीके से, यह हमारे जो इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग है उसको डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से अल्सर होता है। तो अगर पूरे पेप्टिक अल्सर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट है वो कौन सा है, ड्यूडेनम है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो कौन सा है वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है।
लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी देखा गया है कि जो स्टमक है एक तरीके से, स्टमक के नीचे ये आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के जस्ट नीचे एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। ये लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर कभी कभी क्या होता है, डैमेज होने की वजह से ये जो गैस्ट्रिक जूस है ऊपर चढ़ने लगता है, रिगर्जिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से भी लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर देखा गया है। तो ऐसे लोगों में भी क्या नाम है, जो जो पेशेंट जिनको जीआरडी की प्रॉब्लम हो, तो उस केस में क्या होता है कि एक तरीके से जो ईसोफेजाइटिस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ईसोफेजाइटिस क्यों होता है, क्योंकि जीआरडी जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है ऊपर चढ़ने लगता है, रिगर्जिटेट करने लगता है, तो उस केस में भी देखा गया है। साथ ही साथ जो ड्यूडेनम है, वो ड्यूडेनम तो 80% केस में तो ड्यूडेनम ही होता है, और साथ ही साथ इलियम एंड कॉलन में भी देखा गया है। तो इलियम कॉलन जो है उसमें रेयर होता है, इलियम एंड कॉलन में सबसे ज़्यादा कम होता है, इलियम कॉलन में रेयर पाया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए एग्जाम में कहाँ है, तो ड्यूडेनम में, उसके बाद आपका जो है स्टमक है, उसके बाद ईसोफेगस है, लोअर ईसोफेगस। सबसे जो कम जो है देखा गया है तो इलियम एंड कॉलन में देखा गया, वेरी रेयर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस पैराग्राफ के जरिए समझते हैं। बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर है आर अल्सर अकरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सपोज टू एक्शन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। यानी जब ये एसिड एक तरीके से ये जो एसिड है वो एसिड एक तरीके से हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग को एक तरीके से डैमेज करने लगती है। यानी जो बैरियर होता है बीच में, यानी ये मान लीजिए ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग है और यहाँ पे जो ये बैरियर है म्यूकस, ये म्यूकस एक तरीके से जब ये म्यूकस का जो बैरियर है ये ख़त्म हो जाता है तो डायरेक्ट HCl जो है इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो एक्सपोज टू एक्शन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस दे अकर प्रिंसिपली इन ड्यूडेनम यानी ड्यूडेनल अल्सर एंड स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर। बेसिकली जो ड्यूडेनल अल्सर है इस 3 to 4 टाइम्स मोर फ्रिक्वेंट इन मेल। ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है मेल्स में। उसके बाद में जो लाइनिंग ये जो सेकंड लाइन है यहाँ पे ये लिखा है कि ड्यूडेनल अल्सर अकर एट ऑल एज, यानी कोई ऐसा नहीं है कि किस एज में हो सकता, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो कॉमन एज देखा गया हो 20 to 40 ईयर्स के बीच में ज़्यादा पाया जाता है। अब हम साइट की बात करेंगे, जो पेप्टिक अल्सर का जो साइट है कौन किस किस जगह पे होता है, जीआईटी के कौन कौन किस किस जगह पे होता है। तो ड्यूडेनम में 75% जो होता है, 75% जो होता है केस वो ड्यूडेनम में सब होता है। उसके बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो स्टमक होता है। उसके बाद में लोअर ईसोफेगस हमने देखा। उसके बाद में आपका आता है डिस्टल ड्यूडेनम एंड जिजुनम होता है। इलियम एंड कॉलन में बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, इलियम एंड कॉलन में बहुत ज़्यादा बहुत ही कॉमन बहुत ही रेयर पाया जाता है, क्योंकि इलियम एंड कॉलन जो है एक तरीके से काफ़ी दूर होता है हमारे स्टमक से, तो वहाँ पे HCl का जो असर होता है वो धीरे धीरे मतलब उतना इफेक्टिव नहीं हो रहता है, इसलिए वहाँ पे रेयर होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके पेप्टिक अल्सर में अभी हमने देखा, उसके बाद में ये इसके कॉमन साइट के बारे में देखा। अगर हम इसके पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो पैथोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली ये होता क्यों है। तो अगर हम बात करें कि ये जो स्टमक का जो पेप्टिक अल्सर है वो बेसिकली ये होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड, यानी ये जो HCl है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे, तो उसके वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। साथ ही साथ या तो डिक्रीज म्यूकोसल रेजिस्टेंट टू एसिड, यानी जो म्यूकोसल रेजिस्टेंस है एक तरीके से एसिड की तरफ वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में या तो उसके बाद में क्या होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है। उसके बाद में एबनॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इसका कि पेप्टिक अल्सर का जो पैथोलॉजी है वो क्या होता है। तो HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे तो भी गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या डिक्रीज म्यूकोसा रेजिस्टेंट टू एसिड, तो उस केस में भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एबनॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है या मतलब जो स्टमक है उसका जो मोटिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी
अल्सर देखा गया है और उसमें ड्यूडेनल अल्सर सबसे ज़्यादा होता है। यानी जीआईटी का मूवमेंट बढ़ेगा, यानी स्टमक का मूवमेंट जब बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा ड्यूडेनल अल्सर देखा गया है। अब ये एचसीएल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, तो एचसीएल का प्रोडक्शन बेसिकली कैसे बढ़ता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो लाइन के जरिए समझते हैं कि एसिड इज नेसेसरी फॉर पेप्टिक अल्सर टू फॉर्म, यानी जो एसिड है वो नेसेसरी है होता है अल्सर को बनाने के लिए, अल्सर को है ना, अल्सर टू फॉर्म, एंड अल्सर डज नॉट अकर इन ए क्लोराइडिक स्टेट। कभी भी अल्सर नहीं बनेगा अगर एक क्लोराइडिक स्टेट है, यानी एचसीएल का प्रोडक्शन ना हो। हाउएवर, ये जो लाइन है इसके बारे में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद में यहाँ पे देखें कि एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ता कैसे है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ मार्क्ड इंक्रीजिंग इन एसिड सिक्रीशन अकर्स इन पेशेंट विथ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। बेसिकली जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है ये एक तरीके से पेनक्रियाज में नियोप्लाज्म होने की वजह से, जो पेनक्रियाज में नियोप्लाज्म होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो गैस्ट्रिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन एक तरीके से स्टिमुलेटर है, ये एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो जब गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा। तो दिस हाई लेवल गैस्ट्रिन लेवल कॉज इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ पैरेटल सेल टू प्रोड्यूस एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर इंट्रैक्टेबल नॉन हीलिंग पेप्टिक अल्सर अकर अफेक्टिंग स्टमक। यानी क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा किसको, स्टमक को करेगा, ड्यूडेनम को करेगा और जेजुनम को करेगा। ठीक है। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा बनने लगता है, जिसके वजह से ये गैस्ट्रिन हार्मोन पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करता है और ये पैरेटल सेल एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा कराने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि नॉन हीलिंग अल्सर का फॉर्मेशन होता है और ये नॉन हीलिंग अल्सर क्या करता है, स्टमक को अफेक्ट करता है, ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है और जेजुनम को भी अफेक्ट करता है। ये तो था कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड कैसे होता है। साथ ही साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे एनसेड। एनसेड भी क्या करता है, एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या करता है, एक तरीके से बढ़ा देता है। यानी एनसेड जो है एक तरीके से ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देता है। एनसेड अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है स्टमक में, तो उस केस में भी अल्सर होता है। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एनसेड के बारे में। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि डिक्रीज म्यूकोसल रेजिस्टेंट टू एसिड। होता क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप एनसेड ले रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि बेसिकली आप समझें कि डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ म्यूकोसा टू एसिड इज बिलीव्ड टू बी द प्राइमरी कॉज ऑफ मोस्ट गैस्ट्रिक अल्सर। यानी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज यानी घट जाता है म्यूकोसा टू एसिड, है ना। क्यों घट जाता है, क्योंकि म्यूकोसा रेजिस्टेंट टू एसिड इज मेनली ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। यानी जो म्यूकोसल रेजिस्टेंट है डेवलप हुआ है, जो म्यूकोसा है, जो म्यूकोसल जो लाइनिंग है, ये एक तरीके से एसिड ये अपना उस पर असर क्यों नहीं दिखा पाता, क्योंकि ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन होने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक म्यूकस का फॉर्मेशन करता रहता है। और ये म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता रहता है, एक गाढ़ा मटेरियल है, वो गाढ़ा मटेरियल या म्यूकस है ना, उसकी वजह से ये एचसीएल म्यूकस लाइनिंग यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को एक तरीके से डैमेज नहीं कर पाता है। यहाँ पे समझे आप कि जब पर्याप्त मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन हैगा तो पर्याप्त मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन करता रहेगा। ये म्यूकस का फॉर्मेशन ये मोटा सा लेयर है, तो यहाँ पे जो एचसीएल है वो एचसीएल एक तरीके से इस लाइनिंग को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर है। किसकी वजह से है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है। लेकिन अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन किसी तरह से इसका सिंथेसिस रोक दिया जाए, यानी इसके सिंथेसिस को रोक दिया जाए, इनहिबिट करा दिया जाए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को अगर आप इनहिबिट करा देंगे तो ये जो बैरियर है या म्यूकस का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लाइनिंग कह रहा है कि डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ म्यूकोसा टू एसिड इज बिलीव्ड टू बी द प्राइमरी कॉज ऑफ मोस्ट गैस्ट्रिक अल्सर
म्यूकोसा रेजिस्टेंट टू एसिड इज मेनली ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन मार्केटली रिड्यूस्ड एसिड सिक्रेशन, यानी ये एसिड सिक्रेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। साथ ही साथ ये प्रोस्टाग्लैंडिन वाटर की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है और इलेक्ट्रोलाइट एंड म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन आप एनसेड खा के, अगर आप एनसेड खा रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगा, म्यूकस का सिक्रेशन जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो म्यूकोसल रेजिस्टेंट है टू एसिड वो एक तरीके से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूकोस इज प्रोटेक्ट टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगेंस्ट एसिड। तो म्यूकस का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, ठीक है। अब समरी में देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड म्यूकस, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक, यानी ये जो स्टमक में जो एक तरीके से फ्लो है मेंटेन रहता है ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज एंटी अल्सरोजेनिक। यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, तो आप लिखोगे एंटी अल्सरोजेनिक है, यानी ये अल्सर से बचाता है। जबकि यानी व्हाइल स्मोकिंग या कॉर्टिकोस्टेरॉयड मेडिसिन हम लोग जो लेते हैं, यानी जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेते हैं लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉयड एंड एनसेड इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, हेंस दे आर अल्सरोजेनिक। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्मोकिंग या इसमें से कौन सा अल्सरोजेनिक है, तो स्मोकिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, एनसेड अल्सरोजेनिक है, बट प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एंटी अल्सरोजेनिक है। क्लियर हुआ इतना चीज़। आगे हम लोग देखेंगे जो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी अगर किसी तरह से जीआईटी का मूवमेंट, जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है वो बढ़ जाए, तो होता क्या कि गैस्ट्रिक का मूवमेंट अगर बढ़ेगा तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो जल्दी नीचे आएगा। तो जब गैस्ट्रिक मूवमेंट बढ़ेगा, ये देखिए यहाँ पे, जब गैस्ट्रिक मूवमेंट बढ़ेगा तो ड्यूडेनम में जल्दी गैस्ट्रिक जूस आएगा। तो ये जो जल्दी जूस आ रहा है, यहाँ से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इस गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन उसको समय मिलना चाहिए। किसी तरह से अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाए, या मान लो कोई प्रोकाइनेटिक मेडिसिन आप ले रहे हो, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो होगा क्या कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो ये एक तरीके से इसका जो HCl है, इसकी जो है ना गैस्ट्रिक जूस का जो LCl है, ये एक तरीके से ड्यूडेनम में अल्सर कॉज करा देगा। तो इसलिए एबनॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग पेशेंट विथ ड्यूडेनल अल्सर सो इंक्रीज रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, द रैपिड एंट्री ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट में एक्सीड द एबिलिटी ऑफ ड्यूडेनल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक लीडिंग टू ड्यूडेनल अल्सरेशन। क्लियर हो रहा है जी। तो पेप्टिक अल्सर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन जनरल बातें कर रहे हैं, है ना। पेप्टिक अल्सर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट है वो ड्यूडेनम है, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन है आपका स्टमक, उसके बाद में आपका लोअर इसोफेगस, GERD के पेशेंट में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा कम जो होता है, रेयर होता है, वो इलियम एंड कोलन में होता है। पैथोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैथोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड की वजह से भी अल्सर होता है, या तो डिक्रीज म्यूकोसल रेजिस्टेंट टू एसिड। डिक्रीज म्यूकोसल रेजिस्टेंट टू एसिड कैसे, ये जो एक तरीके से जो म्यूकोसल रेजिस्टेंट टू एसिड कैसे डिक्रीज होता है, वो हम लोगों ने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी की वजह से। हम लोग बार पे एनसेड खा रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस केस में प्रोस्टाग्लैंडिन की जो कमी की वजह से जो है ये रेजिस्टेंट जो होता है टू एसिड, है ना, वो एक तरीके से घट जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखा कि एबनॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से भी ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे इसके ईटियोलॉजी के बारे में। तो ईटियोलॉजी में हम पहले देखेंगे एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो होता है वो क्यों होता है। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर है, यानी हम लोग बिना बात के दर्द निवारक गोली देते हैं लाइक एनसेड इंजेक्शन, है ना, कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ या कोई भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब भी नहीं किया और आप जो है जाके एज मेडिकल से आपने मेडिसिन ले ली और दवा खा लिया,
तो उस केस में भी हो सकता है एक्यूट पेप्टिक अल्सर। साथ ही साथ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हों, है ना, तो उस केस में भी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो तो उस केस में भी होता है। साथ ही साथ स्टेरॉयड, कॉर्टिको स्टेरॉयड हमने देखा। और अल्सर इज एसोसिएशन विथ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। हम लोगों ने देखा कि जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जो एक तरीके से पेनक्रियाज में नियोप्लाज्म होने की वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कराता है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी पैरेटल सेल को ये स्टिमुलेट कर देता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमने देखा कि एक्यूट, अब हम क्रोनिक के बारे में बात करेंगे कि क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर कैसे होता है या क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर कैसे होता है। बेसिकली जो क्रोनिक जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो लंबे समय से आप एनसेड ले रहे हों, तो ये लंबे समय जो एनसेड है ये एक तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से ये जो म्यूकोसल जेल है एक तरीके से वो उसकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से जो है ये एक तरीके से डायरेक्ट जो है ये इंटेस्टाइनल के लाइन को डैमेज करने लगता है। साथ ही साथ एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो भी ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद डाइट एंड स्मोकिंग, आप इरेगुलर डाइट या स्पाइसी फूड खाते हों, बहुत ज़्यादा चाय पीते हों, ड्रिंकिंग ऑफ टी, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हों, एल्कोहल जो है बहुत ज़्यादा पीते हों। साथ ही साथ सिगरेट स्मोकिंग हैज़ अ डेफिनेट रिलेशन विथ बोथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है। उसके बाद में इमोशनल फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इमोशनल फैक्टर में आपका आता है एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी रहती हो या स्ट्रेस रहता हो। उसके बाद में लीवर डिजीज़ जो होता है कैसे होता है, अगर लीवर डिजीज़ में लीवर सिरोसिस हुआ है तो लीवर सिरोसिस होने की वजह से क्या होता है कि ये आपका इंटेस्टाइनल, मान लीजिए इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइनल लीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो पोर्टल वेन के द्वारा होता है। अब कोई भी खाना आप जब खाते हैं तो पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में जाता है, लेकिन अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो ये वेन क्या करता है, ये सिकुड़ जाता है वेन, और ये सिकुड़ने की वजह से ये बैक फ्लो होने लगता है ब्लड का। इस बैक फ्लो होने की वजह से स्टमक में ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्टमक में ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ने की वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है, और ये हिस्टामिन अल्टीमेटली क्या करता है, पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करता है, और पैरेटल सेल फिर HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा कराने लगता है। It may be due to increase in blood supply to the gastric mucosa and overproduction of histamine in the stomach wall to stimulate the parietal cell. Okay, तो liver disease like ulceration of both stomach and duodenum have coexist with disease of liver, particularly liver cirrhosis. ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर। इसकी क्या एटियोलॉजी है, तो मैंने बताया कि आपको एसिड हाइपर सिक्रेशन हो रहा हो, जेनेटिक फैक्टर हो, है ना, इसमें इन्वॉल्व करता है। साथ ही साथ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर में आपका आता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिया है। साथ ही साथ कुशिंग सिंड्रोम में, यानी कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि एंडोजिनस स्टेरॉयड हार्मोन का ज़्यादा बनने लगता है, तो हाई लेवल ऑफ एंडोजिनस स्टेरॉयड। साथ ही साथ क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो, क्रोनिक लंग डिजीज़ हो, इमोशनल फैक्टर हैं। साथ ही साथ डाइट एंड स्मोकिंग, ठीक है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ कि डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें अगर बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए तो ये बाइकार्बोनेट एक तरीके से क्या करता है कि गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जब हम कभी भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में ये जो खाना है नीचे उतरता है तो उसमें गैस्ट्रिक जूस मिला हुआ होता है, लेकिन इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन, इंटेस्टाइनल जूस में बाइकार्बोनेट आयन होता है, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट आयन की कमी हो जाए तो ये इसको अल्सर काज करा देता है। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिगर के जरिए समझेंगे। यहाँ पे आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा अगर स्टमक में देखा जाए तो स्टमक में लेसर कर्वेचर में अल्सर सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होता है। साथ ही साथ एंट्रम पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये लोअर ईसोफेगस वाला पार्ट है। GERD के केस में लोअर ईसोफेगस में सबसे ज़्यादा जो देखा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा सबसे मोस्ट कॉमन साइट स्टमक में कौन सा है, तो लेसर कर्वेचर और एंट्रम पार्ट। ठीक है, होता क्या है कि जो भी हम अल्सर पढ़ते हैं, पेप्टिक अल्सर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी होता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए पेशेंट में तो ब्लीडिंग होगा,
साथ ही साथ परफोरेशन भी हो सकता है, और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर कहीं पे भी अगर अल्सर हुआ और अगर अल्सर को ट्रीट ना किया जाए समय रहते ही, तो उसमें फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होता है। ये फाइब्रोसिस क्या करता है, ये एक तरीके से स्टमक की जो डायमीटर है उसको कम कर देता है। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी खाने का जो मूवमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है, या खाना आगे नहीं बढ़ पाता है अगर समय रहते हैं ट्रीट नहीं किया। तो ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भी। तो क्लिनिकल फीचर में हम लोग देख लें कि पेप्टिक अल्सर डिजीज अ क्रोनिक डिजीज विथ रिलैप्स एंड रीइमिशन ऑफ सिम्पटम, ठीक है। यानी रिलैप्स में भी प्रिसिपिटेड, यानी जो ये दोबारा से रिलैप्स जो है दोबारा से आ सकता है। कैसे, इमोशनल स्ट्रेस है ना, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में रहने लगे हों, या क्या नाम है, स्टेरॉइड या एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन मेडिसिन लेते हों, या सिगरेट या स्मोकिंग करने लगे हों। इसमें होता क्या है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, यानी जो अम्बलाइकस वाला रीजन है उससे ऊपर। एपिगैस्ट्रिक पेन इज द मोस्ट कांस्टेंट सिम्पटम। पेन इज ऑफन रिलेटेड टू मील्स, खाना खाने के बाद ही पेन स्टार्ट हो जाता है। डायग्नोसिस इज बेस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के द्वारा हम लोग इसको पता लगाते हैं, साथ ही साथ बायोप्सी भी करते हैं, क्योंकि अल्सर का जो पेन है या अल्सर का जो सिम्टम बिल्कुल मिमिक करता है कार्सिनोमा की तरह। तो कार्सिनोमा को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी करना ज़रूरी होता है एट दैट टाइम, ठीक है। तो बायोप्सी भी करना ज़रूरी होता है। अब आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या है, ब्लीडिंग। अगर पेप्टिक अल्सर को ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट में ब्लीडिंग होने लगता है, और वो ब्लीडिंग हम लोगों ने देखा कि कंसील्ड ब्लीडिंग कन्वर्ट इनटू रिवील्ड ब्लीडिंग, यानी हिडन ब्लीडिंग होता है पेशेंट में। इंटरनली किसी भी पार्ट में अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको कंसील्ड ब्लीडिंग कहते हैं, लेकिन यही इंटरनली ब्लीडिंग अगर किसी रास्ते से निकलने लगे तो उसको रिवील्ड ब्लीडिंग कहते हैं। यानी पेशेंट में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो एक तरीके से ब्लड वेसल्स फट जाती हैं एरोजन की वजह से, और वो एक तरीके से अगर उल्टी के ज़रिए बाहर आ रहा है तो उसको हेमेटमेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटमेसिस, यानी खून की उल्टी बोलते हैं। अगर पैखाने के रास्ते से, स्टूल के रास्ते से आ रहा है, यानी जो ऑकुलेट ब्लड है या हिडन ब्लड है वो स्टूल के रास्ते से आ रहा है, तो उसको मिलेना बोलते हैं। ये मिलेना एक तरीके से डार्क कलर का होता है ना। लेकिन अगर यही ब्लड स्टूल में जो आ रहा है बिल्कुल फ्रेश आने लगे तो उसको हेमेटोचेजिया बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पेप्टिक अल्सर डिजीज इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेमेटमेसिस इफ ब्लीडिंग इज माइनर। इफ अगर ब्लीडिंग माइनर सा है तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग अगर माइनर सा है तो हिडन ब्लड लॉस होगा, वो स्टूल के रास्ते से निकलेगा, है ना। या लॉन्ग स्टैंडिंग केस, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो विच में लीड टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी पेशेंट एनीमी भी हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर हो रहा है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट एनीमी भी हो सकता है। साथ ही साथ मैंने देखा कि व्हेन द ब्लीडिंग इज ब्रिक्स, यानी बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगे, एज अकर्स व्हेन अ लार्ज आर्टरी मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अगर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में अगर इरोजन हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेमेटोमेसिस जो है, हेमेटोमेसिस होता है, साथ ही साथ मिलेना, यानी स्टूल के रास्ते से जो है ब्लड आने लगता है तो उसको मिलेना बोला जाता है। हेमेटोमेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 10% ऑफ डेथ फ्रॉम पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर में अगर देखें तो हेमेटोमेसिस की वजह से 10% केस जो होता है वो 10% जो है वो डेथ होने का जो रीज़न है वो हेमेटोमेसिस है, ठीक है। अब बात करेंगे परफोरेशन। परफोरेशन जो है ये जो है एक तरीके से 5% केस में परफोरेशन होता है, और वो परफोरेशन बेसिकली अगर स्टमक के एंटीरियर वाल में, अगर ड्यूडेनम के एंटीरियर वाल में अगर अल्सर हुआ हो तो उसके वजह से परफोरेशन ज़्यादा देखा गया है। तो परफोरेशन अकर इन अबाउट 5% ऑफ पेप्टिक अल्सर पेशेंट, ठीक है। बीइंग मोस्ट कॉमन विथ एन एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर, द एंट्री ऑफ गैस्ट्रिक जूस इनटू पेरिटोनियल कैविटी रिजल्ट इनटू पेरिटोनाइटिस। यानी जो गैस्ट्रिक जूस है एक तरीके से परफोरेशन होने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस कंटेंट है वो पेरिटोनियल कैविटी में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अल्सर अगर होगा यानी परफोरेशन होगा यानी फटेगी, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, जो इसका मटेरियल है वो पेरिटोनियल की कैविटी पर, जो पेरिटोनियल कवरिंग है वहाँ पे आके गिरेगा, तो एक तरीके से पेरिटोनाइटिस कराएगा। परफोरेशन ऑफ अल्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 60% ऑफ डेथ। अगर पेशेंट में अल्सर हुआ तो इसके वजह से 60% केस में 60% जो है डेथ देखा गया है, ठीक है।
आए बात समझ में। उसके बाद में साथ ही साथ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर पेशेंट में पेप्टिक अल्सर ट्रीट ना किया जाए समय रहते ही, तो हीलिंग होना स्टार्ट होता है। और हीलिंग होने की वजह से क्या होता है कि रास्ता बिल्कुल नैरो हो जाता है, यानी फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है कि वो रास्ता नैरो हो जाता है। आप बात को समझिए यहाँ पे फिगर के जरिए कि यह मान लीजिए यहाँ पे अल्सर है, इस अल्सर को ट्रीट ना किया जाए और ये फाइब्रोसिस यानी फाइब्रस का फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ पे ये रास्ता बिल्कुल सिकुड़ जाता है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। Fibrosis associated with healing of an ulcer situated in the pyloric canal या first part of duodenum causes narrowing of pyloric canal which result in gastric outlet obstruction। और इस केस में क्या होता है कि अगर पेशेंट को आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें पेशेंट में सीवियर वोमिटिंग होती है। सीवियर वोमिटिंग अब डिपेंड करता है कि पेशेंट मान लीजिए कि अभी खाना खाया हो और खाना खाने के तुरंत बाद वो वोमिट कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट अभी खाना खाया तुरंत वोमिट कर दिया, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। और खाना खाने के कुछ देर बाद अगर उल्टी करता है तो समझ लीजिए यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। या आप पेशेंट से काउंसलिंग के जरिए उसका सिम्टम पूछेंगे, उसका क्लिनिकल पूरा डायग्नोसिस करेंगे कि कहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। आप एक डॉक्टर बन रहे हैं तो इसलिए आपको समझना होगा। साथ ही साथ हम इस पेप्टिक अल्सर को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम डाइट जो है मॉडिफाई करते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को बोलेंगे कि ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ अगर आप खाना अगर मान लीजिए कि दिन भर में 3 बार खा रहे थे तो उसी खाने को आप 6 बार में खाना है। यानी जो मील्स है आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करना है आपको, और उसके बाद में अवॉइड करना है स्पाइसी एंड फैटी फूड। उसके बाद में अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट ले रहे हैं या टोबैको ले रहे थे तो उसको अवॉइड करना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, अल्कोहल शुड बी स्टॉप्ड। ड्रग थेरेपी में क्या करेंगे, ड्रग थेरेपी में हम एंटी एसिड चलाएंगे यानी न्यूट्रलाइज करेंगे हाइपर एसिडिटी को। साथ ही साथ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी चलाएंगे जैसे सिमेटेडिन एंड रेनिटेडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन भी चलता है। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक तरीके से सबसे ज़्यादा ये उपयोगी होता है, लाइक ओमिप्राजोल एंड पेंटाब्राजोल। उसके बाद में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी चलाते हैं। H पायलोरी का यानी अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ है, अगर H पायलोरी बैक्टीरिया भी वहाँ पे है तो कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है। 100% केस यानी H पायलोरी इज एसोसिएटेड विथ ऑलमोस्ट 100% ऑफ केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर एंड 75% ऑफ केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, सो इट हैज़ टू बी इरेडिकेटेड। इसको इरेडिकेट करना ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि द ड्रग यूज्ड दिस डेज आर 3 ड्रग कॉम्बो पैक, नेमली ओमिप्राजोल, एमॉक्सिसिलिन एंड टिनिडाजोल। यानी ओमिप्राजोल और एमॉक्सिसिलिन और टिनिडाजोल को एक कॉम्बिनेशन थेरेपी चलाया जाता है, ठीक है। अब हम आज का जो लेक्चर है वो पेप्टिक अल्सर के बारे में लोग डिस्कस किया है। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।